अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये इंट्रोडक्शन है जी हगिंग फेस का। हगिंग फेस जो है आपके एक ट्रांसफॉर्मर्स, जो आपके डीप लर्निंग जो एक ब्रांच है ट्रांसफॉर्मर्स की, उसकी एक यानी कि वो है एक हब है, एक लाइब्रेरी है हगिंग फेस। हगिंग फेस के ऊपर आपके जैसे एक टेंसर फ्लो है, टेंसर फ्लो में आपके टेंसर फ्लो हब है, टेंसर फ्लो हब के अंदर आपके प्री ट्रेंड मॉडल पड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो हगिंग फेस है ये भी एक टेंसर फ्लो की तरह का एक हब है, जहाँ पे आपके पास ना बहुत सारे मॉडल्स पड़े हुए होते हैं। मॉडल्स पड़े होते हैं जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ डेटा सेट्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस, डॉक्यूमेंटेशन भी पड़ी हुई है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं। तो हमने जो है ये इसमें कोर्स निकाला है जो इसके अंदर अवेलेबल है, जो बेसिक ट्रेनिंग कोर्स है इसका। हम इसका ओवरव्यू करेंगे, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यह कि हाँ सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम यानी कि लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे इसको, सही है। लाइन बाय लाइन पढ़ना आपका काम है। तो सबसे पहले आप एक अकाउंट बना लेंगे, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, क्रिएट अकाउंट करके आप ये गूगल के साथ आपका ये अकाउंट बन जाएगा, जैसे ये मेरा बना हुआ है, सही है। आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके आप जो है जब भी आप कोई मतलब किसी भी उसको रन करेंगे नोटबुक को, तो यहाँ आपके हर एक्सरसाइज की, हर चैप्टर में हर एक्सरसाइज की एक नोटबुक बनी बनाई पड़ी हुई है। तो आप उसके ऊपर मतलब इसको ओपन करेंगे। जब भी करेंगे आप गूगल कोलैब की नोटबुक को ओपन कर लेंगे, तो आपके ये इस तरह से गूगल कोलैब की नोटबुक ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर आप कोलैब से फैमिलियर नहीं है तो आप क्या करें कि ये कोलैब आप लिखेंगे collab.google.com, collab.research.google.com, ये खोलेंगे तो तब आपका ये खुल जाएगा। वरना अगर यहाँ से खोलेंगे तो आपके पास, एक्सक्यूज मी एक मिनट, ये नई टैब में, सॉरी, नई टैब में आप इसको खोलें तो ये आपके पास आप गूगल कोलैब खुल जाएगी, सही। तो गूगल ग्रैब के लिए आपके पास गूगल का अकाउंट होना लाजमी है। तो अगर आप गूगल से गूगल अकाउंट आपका लॉगिन हुआ हुआ है तो वो खुद ब खुद आपका लॉगिन हो जाएगा कोलैब। जैसे ही आप लिखें गूगल अकाउंट से, मेरे अकाउंट से लॉगिन हुआ हुआ है, सही। तो उसके बाद यानी कि अगर आपने ट्रांसफार्मर यूज़ करना है तो ये वाला कॉलन साइन पिप इंस्टॉल ट्रांसफार्मर्स, ये चीज़ हो जाएगी। और आप ये आपका इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा, सही। और उसके बाद आपका इंपोर्ट ट्रांसफार्मर्स, तो आप यहाँ पे पिप इंस्टॉल, आप एक यहाँ पे सॉरी नई कोड, नई नोटबुक खोल लेते हैं। तो उसमें आप पिप इंस्टॉल ट्रांसफार्मर्स करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये अब इंस्टॉल होगा। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने जब यूज़ करना होगा ट्रांसफार्मर्स को तो आप इंपोर्ट ट्रांसफार्मर्स करेंगे, सही। तो अब वो कहता है कि ये जो है ना आपके पास, जब आप सिंपल ऐसे करते हैं पिप इंस्टॉल ट्रांसफार्मर्स, ये आपका जो है ना बेसिक पैकेजेस इसमें लेके आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो है पाईटॉर्च, टेंसरफ्लो और अदर फ्रेमवर्क्स जो हैं खुद ब खुद आ जाएं, ठीक है, हमें और कुछ करने की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए आपके पास पिप इंस्टॉल ट्रांसफार्मर सेंटेंस पीस ये साथ लगाना पड़ता है। तो इससे ये होता है कि आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म के फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज और वो सारी ऑटोमेटिकली जो है इंपोर्ट हो जाती हैं उसके अंदर। ठीक है, अब इसमें जो है अगर आप इसको अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करें अपने खुद से, अपने लैपटॉप में या उबुंटू में या विंडोज़ में, तो उसका जो है आप ये डिफरेंट सेटअप आप कर सकते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप उबुंटू में या उसमें काम कर रहे हैं तो आप पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं। ये एक बेसिक चीज़ है कि कैसे सेटअप करते हैं। तो आप यहाँ पे अगर जाएं तो वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करने का बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, पाइथन ये दिस और इसको ये बना के। तो आप इस तरीके से मिसाल के तौर पे आपने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप किया है, उसका जो नाम है ये है मिसाल के तौर पे
आपने एनवायरनमेंट का नाम रखा है पाइथन माइनस MEVENV वर्चुअल एनवायरनमेंट .env, तो आपके पास जो है एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास ये इस तरीके से, ठीक है, आप इसमें कोई भी वर्चुअल एनवायरनमेंट अपने नाम का बना सकते हैं, कोई भी यहाँ पे नाम लिखें, अपना नाम लिख दें, कोई भी एनीथिंग, तो ये आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के आप उसमें इसको उसके अंदर जाके उस फोल्डर के अंदर जाके आप उसको लिखेंगे बिन एक्टिवेट, तो वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ये बेसिकली अगर आप खुद से अपने लैपटॉप में काम करना चाह रहे हैं तो ये उस तरीके से, ठीक है। तो ये अगर आप अपने लैपटॉप में काम करना चाह रहे हैं तो ये वाला खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर्स सेंटेंस पीस, तो ये कमांड यूज होगी वहाँ पे। सही, तो ये Excuse me, बेसिकली, sir. जी जी। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक ये सीपीयू पे ट्रांसफार्मर रन हो जाएंगे अगर हम वर्चुअल एनवायरनमेंट अपने लैपटॉप पर बनाएं लोकली, तो कोई इसकी स्पेसिफिकेशन तो नहीं है कि सिर्फ जीपीयू पर ही चलेंगे? वो जब आप फाइन ट्यून कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन हो जाता है। फाइन ट्यून में आपको पता है असल में ट्रांसफार्मर्स जो है उसके अंदर बहुत बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। तो जब आप उसको फाइन ट्यून करते हैं, आप प्री ट्रेन्ड मॉडल जब लोड करते हैं तो सीपीयू के ऊपर लोड तो पड़ता है, मतलब वो उसमें हो जाता है, लेकिन उसको देर लगती है। जहाँ अगर जीपीयू पे अगर 5 मिनट लगने थे तो वो सीपीयू पे 1 घंटा लेगा, ये फर्क होता है। ओके सर। तो ये जो है ये आपका लोकल सेटअप अगर आप बनाना चाहें तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में ऐसे बनेगा। ठीक है, और उसमें इन द एंड अगर आप मतलब क्या करेंगे, सोर्स एनवायरनमेंट बिन एक्टिवेट, ये आपकी डायरेक्टरी का नाम होगा। इसमें ये परेशान ना हो ये .env क्या है, ये आपका ये भी अगर ये भी चला सकते हैं आप। ये चला के आपकी जो डायरेक्टरी बनेगी VNV की, तो उसके अंदर आप जो है मूव करेंगे CD करके, सोर्स सोर्स बिन एक्टिवेट करके, तो आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा वी एनवायरनमेंट। तो ये आपका जो है फिर डिपेंडेंसीज उसके अंदर फर्दर आप जब जाएंगे तो उसके अंदर आप इंस्टॉल कर लेंगे डिपेंडेंसीज। तो ये एक इंट्रोडक्शन है। तो बेसिकली ये आपका सेटअप कंप्लीट हो गया। या आप कोलैब पे यूज़ करें, जैसे कि यहाँ पे अभी देखें ये हो चुका है इंस्टॉल, ठीक है। या फिर आप अपने मशीन में करें, तो अपनी मशीन में जो है आप अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जाके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया। अब उसके बाद आ गया जी मॉडल्स। तो मॉडल्स में हम जाते हैं। मॉडल्स के जो है इंट्रोडक्शन में ये अपना फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर में अगर आ गया आप, तो इसमें जो है आपके पास ये वीडियो अगर आप देखना चाहें तो ये आपको बताएगा। तो आपके पास जो है मैं ये क्या बताएगा कि ये मेनली जो है NLP के बारे में हमें बता रहा है इस कोर्स के अंदर। NLP के अंदर जो है आपको पता है कि हगिंग फेस इकोसिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक हब है। हब का मतलब ये है कि यहाँ पे एक प्री ट्रेंड मॉडल जो है बहुत ह्यूज क्वांटिटी में जो है उन्होंने ट्रेन करके रखे हुए हैं। और इस इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ट्रांसफॉर्मर्स मौजूद हैं। ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर मॉडल्स जो हैं प्री ट्रेंड मॉडल्स मौजूद हैं, ठीक है। और उससे रेलेवेंट बहुत सारे डेटा सेट्स मौजूद हैं, ठीक है। ऑलरेडी मतलब रेडी टू यूज़ डेटा सेट्स भी हैं, कुछ रॉ फॉर्म में डेटा सेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद टोकनाइजर्स हैं। टोकनाइजर्स का मतलब ये है कि आपने जब आपने अपने टेक्स्ट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और ट्रांसफॉर्मर्स के मॉडल के अंदर से पास करना होता है, तो टोकनाइज डाटा को करके टेक्स्ट डाटा को टोकनाइज करके आप रेडी करते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल में फीड हो सके। तो वो आपके टोकनाइजर्स की लाइब्रेरी भी इसमें मौजूद है इस हगिंग फेस इकोसिस्टम में। और उसके बाद मॉडल को एक्सेलरेट कैसे करते हैं, और हगिंग फेस हब, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये एक्सेलरेट क्या है, हगिंग फेस हब क्या है, टोकनाइजर्स क्या है। तो हम ये आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आपकी वजह कि उसमें जो है उसमें आपके पास इंट्रोडक्शन होगा, डीप डाइव होगा, एडवांस होगा। तो उसमें इंट्रोडक्शन में जो है क्या होगा कि आपके डिफरेंट मॉडल्स को हमें वो इंट्रोड्यूस कराएगा, फिर डाइव इन करेगा, ठीक है। हमें वो बताएगा कि फाइन ट्यून कैसे होता है एक मॉडल,
जो पहले से प्री ट्रेन मॉडल हो उसको फाइन ट्यून कैसे करते हैं, और अपने मॉडल को जो आपने जो फाइन ट्यून करके एक मॉडल प्रोड्यूस किया है उस प्रोड्यूस्ड मॉडल को आप हब के ऊपर कैसे होस्ट कर सकते हैं या कैसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और उस टोकनाइजर्स को कैसे शेयर कर सकते हैं, मतलब ये इंट्रोडक्शन हो गया। तो देन डाइविंग इन जो है, आप डाइविंग इन से ये होगा कि आप क्या करेंगे, जो डेटा सेट लाइब्रेरी है एक हमारे पास, जो डेटा सेट लाइब्रेरी है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, सही है, और टोकनाइजर लाइब्रेरी जो है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, और उन उन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए हम NLP टास्क्स को कैसे अचीव करेंगे, सही है। कोई भी नया डाटा अगर आता है हमारे पास तो हम उस नया डाटा को अपने डाटा सेट लाइब्रेरी में कैसे पास करेंगे, और कैसे जो है ना अपने डाटा सेट को जो है टोकनाइजर के लिए प्रिपेयर करेंगे, फिर टोकनाइजर को कैसे हम यूज़ करके फर्दर जो है ट्रांसफॉर्मर मॉडल के लिए मतलब प्रिपेयर कर लेंगे। इसी तरीके से ये चीज़ जो है फिर आपके एडवांस में जो है डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस जो हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको मेरे ख्याल में यहाँ पे आ रहा है ये एडवांस में, ये इधर मेन NLP टास्क और इस तरीके से, तो ये चीज़ें ये सारा कोर्स कवर करेगा। तो फर्दर जो है अब आपके के चैप्टर 1 to 4 जो है आपका इंट्रोडक्टरी है, जैसे कि ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये 4 चैप्टर होंगे, सही है। और उसके बाद इसमें आप क्या करेंगे कि हमें वो ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स और उसके वर्क फ्लोज और उसके हाउ हम हगिंग फेस हब को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और क्या है कि डाटा सेट को फाइन ट्यून कैसे कर सकते हैं, और अपने रिजल्ट्स को जो है हगिंग फेस के हब के ऊपर कैसे होस्ट कर सकते हैं या कैसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि जी आपने अपने मॉडल को फाइन ट्यून कैसे करना है, प्री ट्रेन मॉडल के साथ। प्री ट्रेन मॉडल आपके पास पड़े हुए हैं, उनको आपने कैसे यूज़ करना है, कैसे फाइन ट्यून करना है, फिर फाइन ट्यून करके आपने कैसे उस रिजल्ट्स को जो है या उस मॉडल को जो आपका अपना फाइन ट्यून्ड मॉडल है उसको हगिंग फेस हब के ऊपर कैसे शेयर करना है, सही। उसके बाद जो है चैप्टर 5-10 में जो है आपके पास जो है ये 5 to 8, ये 5, 6, 7, 8 यहाँ पे 5, 6, 7, 8 जो हैं ये आपको बताएगा सारा कि भाई जैसे कि आपने क्या करना है कि जी ट्रांसफॉर्मर मॉडल में जो है कैसे, यानी कि आपके ये जो डेटा सेट लाइब्रेरी है या टोकनाइजर लाइब्रेरी है, ठीक है, इसको हम जो है वो कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी इसमें होंगी। उसके बाद 9 to 12 जो है एप्लीकेशंस आ जाएंगी, ठीक है। एप्लीकेशंस अभी देखें ये बिल्कुल अभी ये रेडी टू, मतलब यूँ समझेंगे फ्रेश कंटेंट ये आ रहा है अभी, ये नहीं समझें कि रिसर्च में आ रहा है, और लोग इस पे अभी रिसर्च कर रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये चैप्टर 9 तक तो हो चुका है, लेकिन अभी 11, 10, 11, 12 चैप्टर जो है अभी नहीं आए, जो कि ये बाद में आएंगे, सही। तो उसमें जो है आपके पास हाउ ट्रांसफॉर्म मॉडल कैन बी यूज टू टैकल टास्क इन स्पीच प्रोसेसिंग कंप्यूटर विजन, तो आपके ट्रांसफॉर्म मॉडल्स को हम फर्दर इनकी एंड यूज केसेस जो हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो कैसे होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आएंगी। तो आपके पास जो है बेसिकली ये जो है इस कोर्स में आपको पाइथन का नॉलेज होना चाहिए, पाईटॉर्च, टेंसरफ्लो, प्रायर नॉलेज नहीं होना चाहिए, है प्रायर नॉलेज अगर ना हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है पाईटॉर्च का या टेंसरफ्लो का पहले से तो आपके ये बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो है अगर आपके पास ये हों प्रीरिक्विजिट, कि अगर आपके पास हों ये फास्ट API प्रैक्टिकल डीप लर्निंग फॉर कोडर्स ये कोर्स है, या कोई deeplearning.ai पे जो कोर्सेज पड़े हुए हैं वो होने चाहिए बेसिकली, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको ऐसे लेके चलेंगे कि आपको ज़्यादा ज़रूरत महसूस ना हो, लेकिन अगर आपने ये चीज़ें की हुई हैं तो बहुत अच्छा है, सही है। यानी कि ये वाले डीप लर्निंग AI से आपने कोई केरस का कोर्स कर लिया या टेंसरफ्लो का कोर्स कर लिया है तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आपके पास जो है
अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो आप NLP लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्पेशलाइजेशन जो है वो कोर्सेरा के ऊपर पड़ी हुई है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर स्कॉलरशिप के लिए। तो ये जो है हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं एंड्रयू निग का ये कोर्स। तो आपके पास ये ऑथर लिखे हुए हैं, ये ऑथर जो है जो इस पे काम कर रहे हैं, माशाल्लाह लग रहा है कि हमारे पास जो है लोग जो हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं इसमें, हमारे शायद पाकिस्तानी भी हैं मौजूद। खैर, तो ये था एक सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो आगे चलते हैं। अब आपके पास जो है NLP आ गया। NLP बेसिकली क्या है? NLP ये है कि आप एक जो है लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज के ऊपर जो है आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन या सेंटिमेंट एनालिसिस या क्लासिफाई करते हैं सेंटेंस को, या क्या करते हैं कि क्लासिफाई ईच ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, कि एक अगर एक वर्ड एक सेंटेंस में आया है तो वो एज ए नाउन यूज हुआ है, वर्ब यूज हुआ है, एडजेक्टिव यूज हुआ है, या किसी किसी चीज़ का नाम है, बंदे का नाम है, या लोकेशन का नाम है, या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इसको कहते हैं कि क्लासिफाइंग ईच वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है, ये एक एक हो गया क्लासिफाई होल सेंटेंस, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट और वट एवर। ये एंग्री है, बंदा खुश है, क्या है उसने, स्पैम है, नॉन स्पैम है, ये हो गया क्लासिफाइंग होल सेंटेंस। क्लासिफाइंग ईच वर्ड, अगर आप एक वर्ड को टारगेट कर ले कि भाई ये वर्ड जो है इस सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ है, एज अ नाउन यूज हुआ है, एज अ वर्ब यूज हुआ है, या एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, या एक वर्ड जो है वो किस लिहाज से आया है, क्या वो एक पर्सन का नाम है, क्या वो एक लोकेशन का नाम है, क्या वो किसी कंपनी का नाम है, ठीक है, क्या वो मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, या व्हाट्स, मतलब बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती। उसके बाद NLP के और कौन सा टास्क हो सकता है? जनरेटिंग टेक्स्ट। आप एक मतलब आप क्या करते हैं, एक सेंटेंस देते हैं और उससे कहते हैं कि इससे आगे एक पूरा पैराग्राफ बना दो खुद ब खुद। ठीक है, तो वो होता है कि ऑटो जनरेट टेक्स्ट हो जाता है। मैं कहता हूँ, मिसाल मैं कहता हूँ जी कि टुडे आई वांट टू ईट ब्रेकफास्ट विद बॉइल्ड एग्स, तो क्या मैं कहूँगा कि ये मेरा सीड सेंटेंस है, सीड सेंटेंस आ गया। अब उसके बाद वो मैं उसे कहूँगा कि अगले सेंटेंस खुद ब खुद बना दो, तो वो आगे वो खुद ब खुद बना देगा। आफ्टर दैट आई वांट टू प्रिपेयर फॉर माई ऑफिस, व्हेन आई रीच्ड ऑफिस दैट देन आई विल डू माई दिस असाइनमेंट और वट एवर, मतलब एक सेंटेंस वो खुद ब खुद जनरेट कर देगा। तो ये होता है कि ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट बना देता है। ठीक है, ये भी एक NLP का टास्क है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपके जैसे वो कहते हैं, एक आप खाली फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, एक खाली जगह छोड़ी हुई है आपने एक सेंटेंस में, तो उसमें मास्क्ड वर्ड, मास्क होता है, मास्क, वो मास्क को फिल करता है। ठीक है, तो मास्क को फिल करने के लिए हमें बहुत सारे वर्ड सजेस्ट करता है कि इसमें ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो ये एक और टास्क है। सही। इसके बाद एक्सट्रैक्ट एन आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट। अगर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप जिस तरह कह सकते हैं हमारे समराइजेशन होती है, टेक्स्ट समराइजेशन होती है, तो कहते हैं कि भाई अगर आप एक पूरा पैराग्राफ दे देते हैं तो उसमें से टेक्स्ट को बताए कि भाई मिसाल है 2 पेजेस का एक पैराग्राफ, एक पूरा कंटेंट है, आप वो कंटेंट पास कर देते हैं अपने मॉडल के अंदर, तो वो मॉडल आपको क्या करता है कि वो आपको टेक्स्ट समराइज करके देता है कि भाई ये टेक्स्ट जो है इस बारे में है। तो ये आपका एक्सट्रैक्शन है, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन। जनरेटिंग अ न्यू सेंटेंस फ्रॉम एन इनपुट टेक्स्ट, ट्रांसलेटिंग अ टेक्स्ट इनटू अनदर लैंग्वेज, ये एक एग्जांपल है कि आप मतलब इंग्लिश टू चाइनीज या इंग्लिश टू जर्मन या इंग्लिश टू फ्रेंच ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो ये एक सेंटेंस दोगे लेकिन आपका दूसरा सेंटेंस क्रिएट कर देगा। ठीक है, और इसी तरीके से टेक्स्ट समराइज द टेक्स्ट। अच्छा, ये टेक्स्ट समराइज इधर है, ये क्या है फिर? एक्सट्रैक्टिंग द आंसर टू द क्वेश्चन। अच्छा, ये है, अच्छा अच्छा ठीक है, ये चैट बोर्ड में यूज होता है। जैसे हमने ना अभी चैट बोर्ड बनाए थे ना, तो ये चैट बोर्ड में यूज होता है कि आपके पास हमने एक क्वेश्चन किया चैट बोर्ड से,
और एक कॉन्टेक्स्ट दिया, एक कॉन्टेक्स्ट दिया और एक क्वेश्चन किया, ठीक है। तो मॉडल को जो चीज़ें जाएंगी उसमें एक क्वेश्चन होगा और एक कॉन्टेक्स्ट होगा, कॉन्टेक्स्ट आईडी होगी। लेकिन यूज़र को नहीं पता कि उसने क्या, उसने यूज़र ने एक क्वेश्चन जो है ना लिखा है, ठीक है। यूज़र को नहीं पता कि भाई मैंने जो क्वेश्चन लिखा है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। अब इसमें हमारी जो इंटेलिजेंस है एप्लीकेशन की, यूज़र से वो क्वेश्चन ले लेगा चैट चैट बॉट के अंदर, चैट विंडो के अंदर। बिहाइंड द सीन वो जो क्वेश्चन जाएगा उससे मैं एक कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा खुद मतलब बाय बाय कोडिंग। वो कॉन्टेक्स्ट जो है और ये क्वेश्चन, ये दोनों मिलके मैं अपने मॉडल में भेजूंगा। वो कॉन्टेक्स्ट मुझे पता है कि कैसे बनाना है, उस कॉन्टेक्स्ट का मुझे आइडिया है कि इस क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैंने कैसे उस कॉन्टेक्स्ट आईडी मैंने कैसे बनानी है। क्योंकि मॉडल ने जो लर्न किया हुआ है वो क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट और उसका आंसर लर्न किया हुआ है, लेकिन यूजर ने सिर्फ सिंपल एक क्वेश्चन किया है, लेकिन उसको नहीं पता कि भाई इसकी कॉन्टेक्स्ट आईडी बिहाइंड द सीन क्या है। अब वो जब क्वेश्चन जाएगा मेरे एक प्रोग्राम में ना, जो कि मॉडल से पहले एक टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग होगी, उसमें से क्वेश्चन पास होगा, मैं उसका कॉन्टेक्स्ट तलाश करूंगा एक डिक्शनरी में से। वो डिक्शनरी में से मैं उसके की निकालूंगा की कि इस कॉन्टेक्स्ट आईडी क्या है। उस आईडी को और इस क्वेश्चन को मैं मॉडल में भेज दूंगा। मॉडल ने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है कि ये कॉन्टेक्स्ट और इस तरह का क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्या है, तो वो आंसर हमें रिटर्न कर देता है। तो ये आपका जो है चैट बॉट में यूज होती है। ये आपका जो है ना टेक्स्ट समराइजेशन है, सही है, या आपका ट्रांसलेशन है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ठीक है। तो NLP isn't limited to written text though. It also takes some complex challenges in speech recognition, computer vision, such as generating transcript of an audio sample or a description of an image. तो NLP सिर्फ आपकी इन चीज़ों पे लिमिटेड नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें में रखें, ये जो है आपके एडवांस्ड एप्लीकेशंस में आ जाएगी और फर्दर जा रही है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 चैप्टर हैं अभी तक, तो 9 चैप्टर हैं अभी, आगे 10 11 12 चैप्टर अभी डेवलप ही नहीं हुए। तो आप यूँ समझें एक स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूचर थिंग को आप टारगेट कर रहे हैं, इसकी बहुत वाइड एप्लीकेशंस आने वाली हैं, सही। तो इसमें जो है आपके पास ये स्पीच रिकॉग्निशन करके आपकी जो है टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट जनरेट कर सकता है, ठीक है। और कंप्यूटर विजन के ऊपर काम इसमें कर सकते हैं, ऑडियो सैम्पलिंग कर सकते हैं, ठीक है, ऑडियो सैम्पलिंग कर सकते हैं, और इमेज के डिस्क्रिप्शन हम इसमें जांच सकते हैं कि इमेज किस बारे में है, मतलब ये बड़ी एडवांस्ड एप्लीकेशन इसमें आने वाली हैं। अब चैलेंजिंग क्यों है इसमें, ठीक है, ये देखते हैं। कंप्यूटर डज नॉट प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन द सेम वे एज ह्यूमंस। आपको पता है कि कंप्यूटर मतलब एनालॉग नहीं होते, डिजिटल होते हैं, ठीक है। For example, when we read a sentence, I am hungry, when we easily understand its meaning, मतलब human understand कर सकते हैं। Similarly, given the two sentences such as I am hungry, I am sad, we are able to easily determine how similar they are. For machine ML model, such tasks are more difficult, ठीक है। The text need to be processed in a way that enables model to learn from it. आपको टेक्स्ट को इस फॉर्म में नहीं भेज सकते, ठीक है। मशीन आपके इसको नहीं समझेगी, मशीन आपके समझेगी नंबर्स को, सही है, नंबर्स को समझती है मशीन। एंड बिकॉज लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स, वी नीड टू थिंक केयरफुली अबाउट हाउ दिस प्रोसेसिंग मस्ट बी डन। दैट मीन्स आपने कोई भी टेक्स्ट भेजा है अगर मशीन को, मशीन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, मशीन को आपको उसके अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में भेजना होता है। There has been done a lot of research done and how to represent text, and we will look at some methods in the next chapter. अब हम देखेंगे कि आगे हमने करना क्या है, और आगे देखते हैं। तो इसमें देखते हैं, अब आपके पास जो है, एक मिनट,